गवर्नर बलूचिस्तान की तकरीब हलफ बर्दारी हमने आपको दिखाई। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जमाल खान मंदुखेल ने हलफ लिया है गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे के लिए। सैयद ज़हूर आगा से हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान भी मौजूद हैं। सिग्नेचर्स भी किए जा रहे हैं सैयद ज़हूर आगा की जानिब से और हलफ इनसे बाकायदा तौर पर लिया गया है चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जमाल खान मंदुखेल की जानिब से। वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ साथ यहाँ दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान भी मौजूद हैं। सदर मुमलिकत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो पढ़कर भी यहाँ पर सुनाया गया है और उनकी तकर्रुरी को लेकर उसके बाद इनसे बाकायदा तौर पर हलफ लिया गया है। हलफ बर्दारी की इस तकरीब के बाद मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं गवर्नर बलूचिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से। लाइव मनाज़िर आपने देखे। अभी एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे लाइव एट 6 के साथ। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ है MCB बल्क रफ्तार। ये मिनटों में पैसे पहुंचाए जब भी मैं चाहूँ मेरे बल्क रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट में, जो मैं MCB की 1400 से ज्यादा ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से आसानी से वसूल कर सकती हूँ या जरूरत के मुताबिक ATM से निकाल सकती हूँ और हमारी हर जरूरत पूरी हो जाती है फौरन। MCB बल्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और आसमा इकबाल। जनाज़रीन, हमेशा की तरह खबरें, तबसरे और तज्जिए लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले कोरोना के हवाले से बात करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। ट्रजेक्ट्री बढ़ती जा रही है, 3 आशारिया यानी 3 से भी ऊपर जो है वो रेशो चली गई है, जो कि बिल्कुल 1 पॉइंट पर भी आ गई थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी थर्ड वेव के बाद, लेकिन अब दोबारा से बढ़ रही है और इस पर तशवीश का इजहार वज़ीर आज़म की तरफ से भी किया गया है, NCOC की तरफ से भी किया गया है और दोबारा से वही जो है वो हदायत जारी की जा रही हैं कि जनाब एहतियात करें वरना लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, खुदा ना खास्ता सिचुएशन ख़राब हो सकती है, दोबारा से चौथी लहर का ख़तरा हो सकता है। उसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक नहायत अहम इशू, अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला है। अमरीकी फ़ौज और नेटो अफवाज जो है उनका इनखला हुआ। जो बाइडन ने कल जो है वो पॉलिसी स्टेटमेंट दी है। कहा जा रहा था कि शायद जो बाइडन जो है वो अफगानिस्तान के बारे में कुछ मजीद बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अमेरिका की जंग, ये लॉन्गेस्ट वॉर थी अमेरिका की हिस्ट्री की, ये हमने ख़त्म कर दी है। अब अफगानिस्तान, अफगानों के हवाले हम मदद करते रहेंगे। बिल्कुल जी। और साथ ही साथ और दीगर इश्यूज़ भी आपसे डिस्कस होने हैं। छोटी कारों की कीमतें, जैसा कि आप जानते हैं कि जब उन पर बहुत सारी ड्यूटी जो बनती थी वो ख़त्म की गई है, उस पर आवाम का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। ज़ाहिर है मुस्बत रिएक्शन है। एक चीज़ जो महंगी हो रही थी उसकी कीमत कम हो रही है। क्या रिएक्शन है इससे भी हम आपको आगाह करेंगे। और आज हम बात करेंगे सिटीज़न पोर्टल के हवाले से भी, जहाँ आप जा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उनका इजाला किया जा रहा है। इस हवाले से भी आज के शो में हम बात कर रहे होंगे और आपको बताएं कि मादुर मिल्लत फ़ातिमा जिन्हा की आज बरसी मनाई जा रही है। कैसी उनकी शख्सियत थी, कहा जाता है वो बहुत ज़हीन थी, बहुत बहादुर थी। दीगर उनकी शख्सियत के जो अहम पहलू थे वो भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। हमारे साथ रहिए। ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निजाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है, लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज हमें सबसे पहले बात करनी है कोविड-19 की। सबसे पहले बात इसलिए करनी है क्योंकि अब ये सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में एक बार फिर से बन सकता है। बना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर इसी तरह से हम SOPs को इग्नोर करते रहे और इसी तरह से वैक्सीनेशन से इज्तनाब करते रहे तो ये खुदा न खास्ता बड़ा मसला बन सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस पर बात कर चुके हैं, NCOC में भी बार बार बात की जा रही है। असद उमर भी बार बार ये कह चुके हैं कि खुदारा एहतियात करें, अगर एहतियात नहीं करेंगे तो वो पाबंदियां जो उठा ली गई हैं वो पाबंदियां इंतज़ामिया को, हुकूमत को दोबारा लगानी पड़ सकती हैं। तो अगर हम इन पाबंदियों से बचना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, सुकून से गुजारना चाहते हैं, सेहत के साथ गुजारना चाहते हैं और अपने प्यारों को नहीं खोना चाहते हैं, तो फिर हमें इन तमाम SOPs पर अमल दरामद करना है। जी बिल्कुल ऐसा ही SOPs पर अमल दरामद करना है। एहतियात का दामन हाथ से जो है वो नहीं छोड़ना है। दोबारा से हमें उन्हीं एहतियात जो पहले लाजिम की गई थी, हमारे पर नाफिज की हुई थी, हमने की थी, उन्हीं पर जो है वो दोबारा से अमल दरामद करना है। साथ साथ अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन का अमल, ये हुकूमत की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है। बड़ी एक्सटेंसिव और एक्सक्लूसिव किस्म की कैंपेन जो है वो थ्रू आउट पूरे मुल्क में जो है वो चल रही है, लेकिन रिस्पॉन्स आवाम का बेहतर है। तकरीबन 2 करोड़ के करीब अफराद जो है अब तक वैक्सीन करवा चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि मज़ीद भी जो है वो लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सहूलियात भी दी जा रही हैं, फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त थर्ड वेव के बाद जो डाउन हुई थी, ट्रेजेक्ट्री जो नीचे आई थी, कर्व जो जिसको कहा जाता है कि वो फ्लैट होना शुरू हुई थी, अब दोबारा से सर उठा रही है दोबारा, और अब ये चौथी वेव का कहा जा रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर जो ख़तरनाक उनसर है आसमा, वो ये नज़र आ रहा है, जिसको कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जो है वो बार बार कहा, वो ये है कि जो भारतीय किस्म है डेल्टा और डेल्टा प्लस, वो आने का इम्कान खदशा है। जैसे कि वो यूरोप में भी पहुंच गया है और बहुत सारे ऐसे ममालिक, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, आसपास के तकरीबन तमाम ममालिक में, इंडोनेशिया, मलेशिया में जो है वो भारतीय जो वायरस है डेल्टा और डेल्टा प्लस, इसके सिम्टम्स रखने वाले मरीज़ सामने आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से कोई केस सामने नहीं आया है, कोई बहुत बड़ा इस तरह से नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हमने एहतियात का दामन छोड़ दिया तो हालात दोबारा से खुदा ना खास्ता ख़राब हो सकते हैं। यही बार बार वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं, NCOC भी कह रहा है बार बार, और तमाम के तमाम लोग जो भी इससे रिलेटेड हेल्थ केयर के जो लोग हैं वो भी बार बार दोबारा से हमें एहतियात करने का कहते हुए आसमा नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, एहतियात का कहा तो जा रहा है, लेकिन कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां हम बिल्कुल एहतियात का दामन छोड़े हुए हैं? कुछ उनका जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इनका जिक्र आज किया गया है असद उमर की जानिब से, जो ट्वीट किया गया है उसके अंदर। हो क्या रहा है जी, इंतज़ामिया ने हमें इजाज़त दे दी कि ठीक है जी, आप इंडोर डाइन इन करना चाहते हैं, किसी जगह बैठ के खाना खाना चाहते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर, तो आप खा सकते हैं, क्योंकि रेशो जो है, जो शरह है, वो काफ़ी नीचे आ चुकी है। हम बहुत खुश हुए इसके ऊपर, लेकिन इस पर मैं बाद में बात करूंगी कि हमने किया क्या। शादी हॉल्स में ये कह दिया गया, बहुत सारे लोगों की शादियां रुकी हुई भी थी, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब गवर्नमेंट दोबारा से इजाज़त दे बहुत सारे मेहमानों को बुलाने की, तो तमाम के तमाम मेहमानों को बुला लिया जाए। अब ये इजाज़त भी हुकूमत की जानिब से दी गई, इंतज़ामिया की जानिब से दी गई, लेकिन हमने सिर्फ इजाज़तों को देखा, उन इजाज़तों के साथ शराइत क्या हैं उनको हमने बिल्कुल बुला दिया। कहा हमसे ये गया कि अगर आपको रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठना है तो सिर्फ उन लोगों को रेस्टोरेंट्स के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी जो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। किसी रेस्टोरेंट मालिक ने ये नहीं देखा, बहुत सब लोग खुश हो गए, रेस्टोरेंट्स के मालिकान भी और रेस्टोरेंट्स के अंदर जाने वाले लोग भी, शौकीन भी बाहर खाना खाने के, कि चलो जी अब तो खुली छूट है, अब हम जा सकते हैं। लेकिन क्या किसी ने इस पर गौर किया कि अगर मेरी वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो मुझे ना तो खुद को ख़तरे में डालना चाहिए इतने सारे लोगों के दरमियान में जाकर, और नहीं उन लोगों को खतरे में डालना चाहिए कि अगर मैं कहीं से वायरस ले जाती हूँ उस रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ बच्चे भी मौजूद होंगे, बुजुर्ग भी मौजूद होंगे, दूसरे लोग भी होंगे, तो मैं उनके लिए भी खतरा बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। इस चीज़ को इग्नोर किया गया। फिर जी शादी हॉल्स, यहाँ जाने का तो हमें बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, कुछ लोगों को दुल्हन के चक्कर में कि जी जैसे हम लड़कियाँ होती हैं, हमें होता है ड्रेसिंग को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, बहुत सारे लोग खाने के शौक में शादी में चले जाते हैं। लेकिन जी जैसे भी जाते हैं SOPs को तो मद्देनज़र रखें ना, नहीं रखा गया। आप लोग गए, किसी ने आपसे नहीं पूछा उसके दरवाजे के ऊपर कि जी आपने वैक्सीनेशन करवाई है, किसी ने आपको मना नहीं किया कि अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई तो आप अंदर नहीं जा सकते। आप अंदर गए, या तो आप वहाँ से वायरस लेकर आए या बहुत सारे लोगों को वायरस देकर आए। तो यही वजह है नाज़रीन कि ये तादाद एक बार फिर से बढ़ गई है। हमें इसको बस समझने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसको समझने को तैयार ही नहीं हैं। हमें बस जब एक बार कह दिया जाता है कि जी शरह कम हो गई है तो हम इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि उस एक्साइटमेंट के अंदर हम सब कुछ ही भूल जाते हैं। इवन SOPs में जो सबसे एक मामूली सी चीज़ है, एंड दैट इज़ द मास्क,
उसको ही हम भूल जाते हैं। फिर हमारे वज़ीर आज़म को टीवी पे आना पड़ता है, उनको मास्क हाथ में लेकर बार बार लहराना पड़ता है, बताना पड़ता है कि खुदारा ये पहनिए, नहीं पहनेंगे तो आप अपना भी नुकसान करेंगे और दूसरों का भी रिजवान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन। अच्छा, आपने जैसे वैक्सीनेशन की बात की आसमा, तो वैक्सीनेशन चूँकि लोगों ने ये कहा गया एनसीओसी की तरफ से कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, इंडोर डाइनिंग की इजाज़त जब दी गई, तो आप जब रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होंगे तो रेस्टोरेंट इंतज़ामिया इस बात को इंश्योर करे कि वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक करे। ओके, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप बिल्कुल सही आपने बताया कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया, बस हड़बूंग मच गई और फौरी तौर पे कमरे खोल दिए गए, इंडोर डाइनिंग के लिए मेज़ें सेट कर दी गई और लोगों ने आकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन एक और बदकिस्मती ये देखने में आ रही थी सामने कि जनाब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स जो हैं, क्योंकि वो रैंडमली किसी भी जगह पर चेक हो सकते हैं, मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन तो ख़ास तौर पर ये कहा गया कि तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, रोक दी जाएंगी अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना जमा कराया गया, या सो एंड सो फोर्थ। लेकिन हुआ इस तरह कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स जाली देना शुरू हो गए, जाली बनना शुरू हो गए, जाली बिकना शुरू हो गए और लोगों ने वैक्सीनेशन करवाए बगैर सर्टिफिकेट ले लिए। ये समझ में नहीं आई बात कि वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाई जा रही। इतनी ज़्यादा अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन सबको पता है कि ये अफवाहें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, किसी भी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। और कुछ तो अफवाहें ऐसी हैं जो हमारे ईमान और अकीदे के ही सहीहन खिलाफ वर्जी करती हुई नजर आ रही हैं हमें, लेकिन उसके बावजूद बस वैक्सीनेशन नहीं करवानी, झूठा सर्टिफिकेट ले लेना है, पकड़े भी जाना है, गुनाह भी अपने सिर लेना है, जो बेचने वाला है वो भी पकड़ा जाए और लगवाने वाला भी पकड़ा जाए। हाँ चले, गुनाह तो है ही है, लेकिन चलें अगर आपको इसका ख्याल नहीं है तो यही ख्याल कर लें कि आपकी जान कितनी जी प्यारी है, उसका तो ख्याल करें, कम से कम उसका बचाना तो फ़र्ज़ है, उसी को आप मद्देनज़र रख लें। अच्छा जी, ये जो अफ़वाहें सरगर्म हैं, इस पे कल भी मैंने और आपने जी जी बात की थी इस शो में, लोगों की कुछ गलतफ़हमियाँ दूर करने की कोशिश की थी। हमारी बात आप नहीं सुन रहे हैं नाज़रीन अगर, तो हमने राबिता किया है माहिर अमराज़े सीना, बहुत बड़ा नाम है ये अपनी फील्ड के अंदर, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब की। हमेशा हमारी रिक्वेस्ट पर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, आज फिर हमने इन्हें ज़हमत दी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाज़ली साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अस्मा और रिजवान? खैरियत से हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सर, दोनों। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, रोज़ाना हम कह रहे हैं, सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, प्राइवेट मीडिया में भी इस पर बात हो रही है, बल्कि कल सर खुद अखबारात भी के कह जरिए रहे भी, थे। बल्कि आप कल खुद भी कह रहे थे, क्यों लोग बात सुनने को तैयार नहीं हैं? क्यों जब हमें एक इजाज़त दे दी जाती है तो उसको हम इस तरह से गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो हो रहा है, आप चूँकि डॉक्टर हैं तो आपकी फील्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है कि अब तो आप भी ये देख रहे होंगे कि केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। शाज़ली साहब जी शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। आपने, जी सर। मैं आपका प्रोग्राम खुद से सुन रहा था और आपने बहुत ज़्यादा तफसील से बहुत कुछ बता दिया है। अवाम की आगाही आप लोग कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे और मीडिया ने बड़ा अच्छा इसमें किरदार किया और हम लोग डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स कर रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारी नेगेटिव और मनफी चीज़ों पे ज़्यादा जो है ना उसकी एक्सेप्टेंस होती है। और ये सोशल मीडिया में समझता हूँ ये जो 1-1.5 साल में हमने देखा इसका जो मतलब जो रोल रहा है वो नेगेटिव ज़्यादा रहा है, पॉजिटिव कम रहा है। और शायद साइकोलॉजिकली भी लोगों का ये होता है कि वो मनफी चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं और तेज़ी से फैला देते हैं, जिसका नुकसान ये हुआ कि जाहिर बात है कि लोगों ने वैक्सीनेशन जिस तरह आप कह रहे हैं वो नहीं कराई। उसमें बहुत सारी उन्होंने कहानियाँ और ऐसे स्टोरियाँ बना दी और जिससे ये हो गया कि लोग डर गए कि जी हमारे अंदर कुछ चीज़ ऐसे डाली जा रही है, चिप चली जाएगी या 2 साल में हम मर जाएंगे, या मतलब बहुत सारी उसमें आपने देखा होगा कि इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। तो अब जिस तरह हम बात करें कि ज़्यादा तो मैं समझता हूँ कि आगाही रही, लेकिन वो जो सोशल मीडिया है वो बहुत स्ट्रांग है हमारा, बल्कि दुनिया में आप देख रहे हैं, बल्कि बाहर के ममालिक से ही ये खबरें आती रही। शुरू में अफवाहें कोविड के जब शुरू हुआ तो ये वायरस ही नहीं है, ये कोई मैन मेड चीज़ है, मतलब ये सब चलता रहा, उसके इलाज और फिर वैक्सीनेशन। जो आपने बातें की वो बहुत अच्छी हैं कि देखिए हमें सिर्फ अपनी जान, आसमा कही थी जान बचाना, हमने सिर्फ अपनी जान नहीं बचानी बल्कि हमने अपने साथ जो हमारे घर में पहले लोग रहते हैं या जिनके साथ हम काम करते हैं या रोजमर्रा हमारी उनके साथ डीलिंग होती है, हमने उनको भी सेफ रखना है। तो हम अगर पहले अपने आप को बचाएंगे जिस तरह आप कह रही थी, तो फिर हम उनको भी बचा सकेंगे। सही, और सही। उसमें जो अभी बात सिर्फ वैक्सीनेशन की है और एसओपीज की चल रही है, जब तक हम वैक्सीनेट एक तादाद में नहीं हो सकेगी एक पॉपुलेशन 60 से 70% के दरमियान, तो हमारे ऐसे एसओपीज रहेंगे
और हम ऐसे ही अपनी रोजमर्रा जिंदगी मुश्किल में गुजारते रहेंगे। जिस तरह अब हुकूमत को ये बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ गए कि अब आपने कहा कि सैलरीज के लिए, फिर रेस्टोरेंट के लिए, फिर तो आप अब सर्टिफिकेट बताना होगा। जबकि बरक्स बहुत सारे ममालिक में आप देखें तो उन्होंने जब ये लगा ली वैक्सीनेशन जैब्स जो हैं, शॉट्स लगा ली, तो उनकी SOPs भी खत्म हो गए। लोग हमारे पास आते रहते हैं दूसरे ममालिक से, हम उनसे पूछते रहते हैं और वो अपने रोजमर्रा जो है चीजें वो अपना एक नॉर्मल जिंदगी पे ऐसा ऐसा आ रहे हैं। हाँ, बीमारी ये रहेगी, ये वेव आती रहेंगी, लेकिन उसकी शिद्दत कम होगी। वैक्सीन 100% नहीं है, लेकिन इतनी है कि अगर आप बीमार भी हो जाएं तो उसकी शिद्दत इतनी नहीं होगी, आपको अस्पताल नहीं एडमिट होना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें वैक्सीन से रिलेटेड, और यही एक इस टाइम पे प्रिवेंशन के लिहाज से हमारे पास कोई चीज है, वरना इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। और दुनिया देख रही है कि चौथी वेव जो है उसने दुनिया के 80-85 मुल्क में क्या कर दिया अभी जो डेल्टा वेरिएंट आया। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा ज़रूर फरमाइएगा, जैसे आपने भी अफवाहों की बात की, मनफी आपने कहा कि ज़्यादा फैलता है। खलील जबरान साहब की बात मुझे याद आ रही थी कि सच अभी तस्मे बांध रहा होता है और झूठ आधी दुनिया का सफ़र तय कर चुका होता है। लेकिन ये बातें अमूमन लोगों को पता होती हैं, लेकिन उसके बावजूद अच्छा खासा, यानी अफसोस उस वक्त होता है जब अच्छा खासा पढ़ा लिखा तबका जो है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इन बातों पर यकीन करते हैं, तो फिर दूसरों को भी ये तकवीयत मिलती है इस अफवाह को कि जनाब वो देखें, वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, वो ऐसी बात कर रहा है, तो ऐसा है। अच्छा, आप मेडिकली ये हमें बताइएगा कि ये जितनी भी बातें की गई हैं, जिस तरह से भी वैक्सीन के बारे में गलत बातें फैलाई गई, एक तो ये कि वो क्यों फैलाई गई, कहाँ से एक्चुअली इनका ये निकला और इसका तदारुक कैसे हो सकता है, और दूसरा साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये वैक्सीन की डोज़ के हवाले से पहले 4 हफ्ते का, जैसे कुछ 3 हफ्ते की थी, कुछ 4 हफ्ते की, फिर खुद ही 2 हफ्ते बढ़ा दिए गए। अब वी डोंट नो कि उसके पीछे वजह क्या थी। तो असर ज़ाइल होता है, कम होता है, कैसे होता है अगर पहली और दूसरी डोज के दरमियान वक्फा ज़्यादा बढ़ जाए तो? जी। अच्छा देखें, मफरूज़े और स्टोरियाँ और ये सारी चीज़ें तो कहीं से भी जन्म ले सकती हैं। जो शुरू में ये चीज़ें आई थी, मुझे याद पड़ता है 1.5 साल पहले, तो ये बाहर से आई थी, अमेरिका से आई थी, UK से लोगों ने, डॉक्टरों ने, नर्सेज ने, कि पता नहीं क्या वबा आ गई है, हमारे साथ ये मैन मेड वायरस है। तो ये पूरी दुनिया ही इसमें है। जो आपने बात की, ज़्यादातर हमारे पास जो मरीज आते रहे, अगर मैं अपना तजर्बा आपको बता दूं, तो सबसे मुश्किल मरीज मेरे पास वो होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। देखिए, इंग्लिश में हम कहते हैं, उर्दू में मुझे इतना नहीं समझ के क्या कहते हैं कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। अगर डॉक्टर के पास जो मरीज आता, जी, तो जो मरीज मेरे पास आता है जिसको कुछ पता नहीं, मैं उसको दवाई लिख देता हूँ, सब्र से अपनी दवाई इस्तेमाल करके, चाहे वो मरीज बहुत शदीद बीमार हो, उसको पता ही नहीं होता, वो ठीक होके चला जाता है। जब आप क्वेरीज शुरू करते हैं, उसमें क्वेश्चन करते हैं, क्यों है, कब है, कैसे है, डॉक्टर साहब ये टेस्ट मैंने करा लिया, उस ये दवाई आप मुझे ना, वो मरीज कभी भी ठीक नहीं होता। तो एक तो इस बात को हमें बांध लेना चाहिए कि देखिए, ये जो शिफा है ये मन जानब अल्लाह है। जो डॉक्टर उस टाइम नुस्खा लिख रहा होता है वो अल्लाह और उसके दरमियान होता है। देखिए, अल्लाह ताला शिफा देता है। हमने तो एक दवाई पैनाडोल भी दे देंगे, कोई चीज दे देंगे, मरीज ने ठीक होना है तो वो ठीक हो, शिफा अल्लाह मियाँ करते हैं। लेकिन जब हमारा अकीदा हट जाए किसी चीज पे, हम डॉक्टर को ये ना समझें कि डॉक्टर ऐसी बैठा, हम इसको बताना शुरू कर दें, हम ओपिनियन दें, तो वो मरीज कभी ठीक नहीं होती। ये तो मैं आपको तजर्बा अपना बता रहा हूँ, नहीं कि ये कोविड है, ये मेरा कोई 30-35 साल का तजर्बा है। तो एक तो ये बात होगी। तो ये मफरूजे आते रहेंगे। अब सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, आप अपनी जो आप लोग हैं, डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है जहाँ बहुत सारी गलत चीजें सामने आ रही है सोशल मीडिया के जरिए, वहाँ अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और वो बात आप अवेयरनेस आप लोगों की तरफ से ज्यादा है, जो मैं समझता हूँ, जो आप लोग मीडिया का काम कर रहे हैं, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और आप लोगों का ये, लेकिन सोशल मीडिया अगर आप लें तो ज्यादातर मैं ज्यादा आप समझते हैं कि वहाँ से मनफी चीजें आ रही हैं। अच्छा शाज़दी साहब, एक बार फिर से मैं वही बात जो आपका पेशा है, जो आपका शोबा है, उस पर आना चाहूंगी। डेल्टा प्लस एंड देन फंगस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ग्रीन फंगस इवन, ये जरा मुख्तसरन अगर आप समझा सकें, वक्त हमारे पास थोड़ा महदूद है। ये क्या है? ये कोविड ही है? और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब आप बार बार एक मास्क इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप कोविड से महफूज होना हो, आप सांस की दीगर बीमारियों में जा सकते हैं। सांस ही के शुबे से आप मुंसलिक हैं, बताइएगा वाकई ऐसा है? बहुत सारे लोग बार बार एक मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं सर। जी, मैं क्विकली बता देता हूँ आपको। देखें, पहले तो रिजवान का जवाब दे दूं कि अगर आप 2 हफ्ते बाद भी वैक्सीन लगा लें, 3 महीने बाद भी लगा लें, कोई बात नहीं, इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, डबल इफेक्ट होता है।
तो कुछ स्टडीज ये शो करती हैं कि अगर आप 3 महीने बाद भी लगा सकते हैं, जिस तरह अभी हुकूमत के पास इतनी वैक्सीन नहीं है, तो उससे ये ना डरें कि आपकी कोई इम्यूनिटी कम हो जाएगी एंटीबॉडीज, तो आप कभी भी लगा सकते हैं, 4 हफ्ते सही बाद लगा लें, 2 महीने बाद। सही दूसरा सही। सवाल देखें, ये जो फंगस इन्फेक्शन है, मैं 1-1.5 साल ये कर रहा हूँ, मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी 1-2 में मैंने देखी हो। हमारे पास जो वैसे ही मरीज पहले आते थे नमोनिया के साथ इंटेंसिव केयर यूनिट में, बहुत ज़्यादा बीमार हो, इम्यूनिटी हो, कैंसर के मरीज हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के पेचीदा, उनको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ये जो फंगल इन्फेक्शन आपने इंडिया में देखा है, हमें यहाँ पे कोई, मैंने अपने तजर्बे में नहीं देखा, कोई और डॉक्टर देख रहा हो तो मैंने इतने मरीज देखे हैं। तो ये गंदगी से आता है, ये बेसिकली मरीज के अंदर भी होता है, मरीज इनहेल कर सकता है सही। एनवायरनमेंट में और उसको हो सकता है। इसके बारे में कोई आउटब्रेक हमने नहीं देखी, तो इसके बारे में आप टेंशन ना लें, चाहे वो ब्लैक हो वाइट है, इसका वो नहीं है। दूसरी चीज, आपने जहाँ डेल्टा और डेल्टा प्लस की बात की, ये एक उसका वेरिएंट है जो बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से ये फैलता है। ये पहले हम कहते थे ना सुपर स्प्रेडर है, ये उससे भी तेज है। तो इसका अभी तक यही है कि ये ट्रांसमिट करता है लोगों में और ये वेरिएंट है और ये तेजी से फैला है। दुनिया में अभी तक जितने ममालिक में हुआ है, जिसमें अभी इंडोनेशिया क्राइसिस में जा रहा है, पहले इंडिया था, बांग्लादेश से और ममालिक हैं, यूके बहुत ज्यादा वो, लेकिन अमवात के लिहाज से इसमें कोई ज्यादती नहीं आई। मतलब ये आया, इसी ने उसी तरह अटैक किया जो थर्ड और सेकंड वेव या फर्स्ट वेव ने किया, लेकिन मरीज बहुत बीमार हुए, शदीद भी हुए, लेकिन अमवात के लिहाज से ये वो नहीं ज्यादा नहीं था। तो एक अच्छी खबर ये है कि अगर ये आता है और अपना स्प्रेड करता है तो हमें इंशाल्लाह मसला नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें वो चीजें तैयार कर लेनी चाहिए कि ये ना फैले। जिस तरह आप अपने पूरे प्रोग्राम में सही आपने है कहा डॉक्टर है कि साहब, आप एसओपीज भी हैं, वही मैसेज देना चाह रहे हैं जो हम बचपन से ही सुनते चले आए हैं कि एहतियात जो है वो इलाज से बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर हम एहतियात कर लें तो हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़ली मंजूर शुक्रिया साहब, अफजल आप जी। हमारे साथ मौजूद थे, हमेशा की तरह हमारी रिक्वेस्ट पर आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला सर। जी नाज़रीन, बिल्कुल डॉक्टर शाज़ली मौजूद थे और हमेशा की तरह हौसला देते हुए नज़र आ रहे थे कि कुछ नहीं होता। एहतियात करें, बाकी इंशाल्लाह हाँ तो इसका फिर इलाज कुछ भी नहीं हो होगा। जाएगा। वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो उतना ज़्यादा बेहतर इफेक्ट आएगा और कुछ ऐसा ही दुनिया भर में भी हो रहा है। कोरोना की उसमें मरीजों की तादाद में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो ट्रेजेक्ट्री उस तरह से ऊपर नहीं जा रही, वो रेशो जो है वो उस तरह से ऊपर नहीं जा रही है। इसकी वाहिद वजह जो है वो वैक्सीनेशन है, एहतियात के साथ साथ कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो एक्सटेंसिव किस्म की वैक्सीनेशन की कैंपेन जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन बहरहाल वायरस है इंटेलिजेंट, इसको कहा जाता है कि ये बहुत ज़हीन होता है वायरस, ये अपनी शक्लें तब्दील करता है और जब शक्ल तब्दील करता है तो उसमें तेज़ी भी होती है और उसमें जो पिछला उसका इलाज हुआ होता है उसके भी असरात जो है वो कम कर देता है। तो बहरहाल हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में इस वक्त फैला हुआ है, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे अभी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, डॉक्टर शाज़ली मंजूर के, वो भी इसी तरह की सिचुएशन से जिस तरह भारत गुजर रहा था वो है। एक बात मैं और रिपीट कर दूं डॉक्टर शाज़ली की कि क्योंकि अमूमन ये देखा जा रहा था कि पिछले दिनों हमने देखा कि 4 हफ्ते की 3 हफ्ते की जो वैक्सीनेशन सेकेंड डोज लगनी थी उसमें एक 2 हफ्ते का इजाफा किया गया था, आगे बढ़ाया गया था टाइम। तो उस पर शायद लोगों के दिलों में ये खौफ था या ये शक पैदा हो गया था कि जनाब अब पिछली डोज का असर ख़त्म हो गया है या हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिकली बूस्ट करती है इम्यूनिटी को। दूसरी डोज का मतलब ये नहीं है कि वो सप्लीमेंट है या कॉम्प्लीमेंट करेगी पहली डोज को। अगर वो नहीं किया तो वो आधा पिछला भी ज़ाया हो जाएगा, आधा आधा नहीं होता है। एवरी डोज इज एक्सक्लूसिवली कंप्लीट इन इटसेल्फ, मुकम्मल होती है। दूसरी डोज लगाने का मकसद ये होता है कि उसको बूस्ट कर दिया जाए उस इम्यूनिटी को और उसमें वो कामयाब बहरहाल बिल्कुल रहते उसको हैं बढ़ा अगर थोड़ा दिया सा बढ़ जाए, भी जाए। बढ़ा दिया जी जाए जो आपके अंदर हाँ मुंतकिल जी। की गई है चीज़, उस वायरस से लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए। अच्छा जी, जंग की बात हो रही है तो एक तवील एक और जंग भी खत्म होने पे है जी अफगानिस्तान में 2 दहाइयों पर मुश्तमिल ये जंग अब ख़त्म होने जा रही है और उसी रुख पर ख़त्म हो रही है जिस रुख पर मैं अपनी बात नहीं करी, मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ। जो बाइडन ने ये बयान दिया है, वेट किया जा रहा था व्हाइट हाउस से एक बड़ा बयान सामने आ सकता है। अब बहुत से तज्जियाकार बहुत सारी पेशगोइयाँ कर रहे थे, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक्सटेंड कर दिया जाए उस वक्त को जब इन फौजों का वहाँ से इनखला होना है। लेकिन जी अमरीकी सदर जो बाइडन ने कल बड़े पूरे तमाद अंदाज में ये कहा कि हमने जो अहदाफ हासिल करने थे वो हमने हासिल कर लिए हैं और अब हम ये चाहते हैं कि इस तवील तरीन जंग का, जिसको मैं तो यही कहूँगी कि अमेरिका ने ही शुरू किया था, ज़ाहिर है सभी जानते हैं, अब उसका जो हल है वो हमने अवाम जो अफ़गान है उस पर डाल दिया है और हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल वही हो जो अफ़गानिस्तान के अवाम चाहते हैं। फ़ौजी मिशन जो है वो 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, ये एक बार फिर से वाज़ेह कर दिया गया है जो बाइडन की जानिब से। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जी 90% से ज़्यादा जो अफवाज हैं अमरीकी वो यहाँ से निकाल ली गई है अफगानिस्तान और से। बिल्कुल ऐसा ही है। पता नहीं अहदाफ की जैसे बात कर रही थी आप कि पता नहीं कौन से अहदाफ हैं जो अमेरिका ने हासिल किए हैं।
अच्छा नाज़रीन, आपको लाइव लेकर चलते हैं बलूचिस्तान। उससे पहले भी हमने आपसे शेयर किया था उनकी हलफ बर्दारी नौ मुंतखब गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा की। अब इस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। कोशिश करेंगे और मैं हमेशा इंशाल्लाह जाम साहब और उनकी गवर्नमेंट के साथ इंशाल्लाह एक अलाई हैं हम, और इंशाल्लाह मैं बहैसियत गवर्नर इंशाल्लाह इनके साथ ही रहूँगा और तमाम मसाइल का हल इंशाल्लाह मिलकर बैठकर इंशाल्लाह निकालेंगे। सीएम साहब कुछ कहेंगे आप? आज एक नई जी, तब्दीली सबसे आई है। पहले तो ज़हूर आगा साहब को मुबारकबाद। और मैं समझता हूँ कि जब भी बलूचिस्तान के हवाले से कोई फ़ैसला होता है, यकीनी तौर पे हम उसमें बेहतरी हमेशा देखते हैं। चाहे वो पहले गवर्नर साहब थे, माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, एक अच्छे अंदाज में गुजारा, और ज़हूर साहब जैसी पर्सनैलिटी है, और मैं इसको बड़े पॉजिटिव अंदाज में यूँ देखता हूँ कि वो एक बड़े एक्टिव पार्टी के वर्कर भी हैं। और जहाँ पे आपके अंदर एक जज्बा होता है, जहाँ आप जवाब दे महसूस करते हैं कि जी लोगों को हम जवाब दे हैं, किसी पार्टी को जवाब दे हैं, तो इंसान के काम के अंदर इखलास भी आ जाता है और उसमें बेहतरी भी आ जाती है, क्योंकि हम आवाम से आए हुए हैं और हमारी सारी उम्मीदें भी जो हैं वो वाबस्ता हैं कि पब्लिक जितनी खुश होगी हम उतनी अच्छी कारकर्दगी के साथ फिर से उनके पास जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान देखिए बहुत बड़ा सूबा है और बलूचिस्तान को इस लिहाज से कभी तरक्की नहीं मिल सकती कि अगर हर इंसान या हर इदारा इनफरादी तौर पे ये अलग सोच ले कि जी मैं ही करूँगा, कोई और नहीं करेगा। तो हमने हमेशा टीम वर्क पे बिलीव रखा है। अभी हालिया में वज़ीर आज़म साहब ज़ियारत भी आए थे और ग्वादर जो आए, वहाँ भी तकरीर में मैंने यही बात की कि हुकूमत बलूचिस्तान ने और वफाक ने मुश्तरका तौर पे बलूचिस्तान की तरक्की के लिए तरीक़ेकार बनाया है और यही कामयाबी है जो माजी में नहीं होता था। माजी में हुकूमतें होती थी तो वफाक का अपना एक तरीका, हुकूमत का अपना तरीका, गवर्नर का रोल होता था, नहीं होता था, सीएम, और अगर रोल कभी बना भी तरक्की का तो चंद लोगों के अंदर होता था। लेकिन इस दफ़ा मैं क्रेडिट फिर से वफाकी हुकूमत को देना चाहूँगा, इमरान खान साहब को ख़ासकर और उनकी टीम को, कि हमने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हर वो प्लान, वो स्कीम, वो एजेंडा, वो तरीका बनाया जो इसकी बेहतरी के लिए जाए। और मेरे ख्याल उसकी आज एक सूरत गवर्नर साहब की सूरत में भी हम देख रहे हैं कि हम इस पसमानदगी और महरूमियत, देखिए सियासी महरूमियत भी एक बड़ी चीज़ है। हम कभी कभी तरक्की की महरूमियत की बात करते हैं, जी स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, लेकिन कभी कभी सियासी महरूमियत भी आती है कि जहाँ सूबा ये महसूस करने लग जाए कि जी हमें तो कोई पूछता नहीं है। लेकिन अब उस महरूमियत को आस्ते आस्ते इंशाल्लाह जिस तरह वफाक से दूर हो रही है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में गवर्नर साहब जाएँ, हम जाते हैं, हर जगह जाते हैं, एक नुमाइंदगी होती है, वफाक की होती है, सूबे की होती है, एक बलूचिस्तानी की होती है, जिसके असरात बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। गवर्नर साहब मिडिल क्लास से एक सिलेक्शन है, मिडिल क्लास के तबके से क्या करोगे? मैं सीएम साहब की एक बात को सेकंड करूंगा कि उन्होंने कहा पिछले अदवार में सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान कोई इस तरह से हम आंगी नहीं होती थी, तो हमेशा इसमें कंट्रोवर्सी रहती थी। इंशाल्लाह तो मुझे जब खान साहब लाए हैं यहाँ और मुझे जो फ़राइज़ अंजाम देने का मौका दिया है, तो इंशाल्लाह मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि हम ये जो एक सियासी तरीक़ाकार चल रहा था, रिवायती जिसको बोलते हैं, रिवायती तरीक़ाकार जो चल रहा था, इसको ख़त्म करेंगे हम एक अच्छे अंदाज में। मैं बहैसियत गवर्नर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसके दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करूँगा। जहाँ भी मुश्किलात होंगे, यहाँ उस तरफ से या इस एंड से, इंशाल्लाह हम उसको दूर करेंगे। और मुझे खान साहब लाए इसीलिए इंशाल्लाह कि मैं ये मुश्किलात, ये आवाम के क्यों, हम अगर ये मुश्किलात इनके साथ, जाम साहब के साथ मिल के हल करें तो इससे अल्टीमेटली फ़ायदा आवाम को होगा, गरीब आवाम को होगा, उनकी खिदमत होगी। तो हमारा भी नैरेटिव यही है, खान साहब का नैरेटिव यही है, और जाम साहब भी इसी शब रोज़ इसी मेहनत में लगे हुए हैं। तो हम समझते हैं कि इस तरह करने से इंशाल्लाह हम आवाम की बेहतर तौर पे हम खिदमत कर सकेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा, उनके साथ मौजूद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं मुल्तान, जहां मौजूद हैं मुआविन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन, और तीसरी बात जो है यू कैन से कि फूड, ये इसी तरतीब से हमने इस पर फोकस किया है।
ये पहली बार है कि ये जो विजन है, ये जो स्ट्रेटजी है, वो आपको नज़र आएगी कि ये ज़मीन या धरती के साथ जुड़ी हुई स्ट्रेटजी है। मतलब इस धरती का मौसम, अपना एनवायरनमेंट, इस धरती का पानी और इस धरती का फूड पैदा करना। बड़ा ही लोकल विजन है ये, बड़ा देसी विजन है माशाल्लाह, और ज़मीन के साथ जुड़ी हुई स्ट्रेटजी है। ये हमें क्रेडिट देना पड़ेगा अपना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, कि जिन्होंने आप कह लें कि कोई ऐसी हवाई चीज़ नहीं बनाई। और दुनिया में आजकल जितनी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसके साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट उसको समझा जाता है, ग्रोथ उसको समझा जाता है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सस्टेनेबल हो। जो इस वक्त दुनिया में जितने मुल्क अमीर हुए हैं, वो मुल्क अमीर हुए जिनमें 3 से 4 डेकेड लगातार एक बड़ी ग्रोथ हुई है। ये ग्रोथ इसे कहते हैं कि सस्टेनेबल। जिन मुल्कों में ग्रोथ या बड़ी ग्रोथ जो है वो ऊपर नीचे होती रही है, कहीं कभी 2% पे आ गई, कभी 8% पे चली गई, उनमें से कोई भी मुल्क अमीर नहीं हो सका, और उन बदकिस्मत मुल्कों में हम भी शामिल हैं। ये 3 to 4 डेकेड अगर आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ हो, बड़ी ग्रोथ हो, तो फिर मुल्क अमीर हुए हैं। उनमें चाइना की बात करें, उनमें जापान की करें, साउथ कोरिया की करें, अभी रिसेंट अगर बात करें तो ताइवान की बात कर रहे हैं, इसके क्या नाम है, वियतनाम की बात कर लें, जितने भी मुल्क हैं अभी रिसेंटली अगर बात करें, इंडोनेशिया की बात कर लें, जहाँ भी सस्टेनेबल ग्रोथ 3 to 4 डेकेड तक अच्छी हुई है, वहाँ पे अमीर हुए हैं, दूसरे नहीं अमीर हो सके। हमें यहाँ पे 30 से 40 साल तक सस्टेनेबल ग्रोथ की, बड़ी ग्रोथ की ज़रूरत है। और सस्टेनेबल ग्रोथ कभी नहीं हो सकती अगर आपका एनवायरनमेंट ठीक ना हो। अगर आपके यहाँ पोल्यूशन है तो आपकी आबादी में हेल्थ के इतने बड़े इश्यूज़ आ जाएंगे, आपकी ज़राअत को इतने बड़े इश्यूज़ आ जाएंगे, प्रोडक्शन के इतने बड़े इश्यूज़ आ जाएंगे कि अल्टीमेटली आप कोलैप्स कर जाएंगे। इसको साथ लेके चले बगैर, आप वाटर स्टोरेज के बगैर आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं हो सकती। फिर हमारा जो आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ आप कहें ऑटो इंडस्ट्री, हाउसिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री के अलावा तमाम बड़ी इंडस्ट्री आप देखें तो वो ज़राअत के साथ जुड़ी हुई है, उसका रॉ मटेरियल ज़राअत से आता है। हमारे पास जो चैलेंज है रिगार्डिंग ज़राअत, वो एक तो है 22 करोड़ लोग, 48 लाख 40 हज़ार हर साल बढ़ जाते हैं। एक छोटे मुल्क के बराबर हमारी आबादी हर साल बढ़ती है, 22 करोड़ लोग। फिर वाटर स्केर्स कंट्रीज़, तकरीबन 1200 क्यूसेक वाटर है हमारे पास पर कैपिटा, वो बड़ा थोड़ा है। फिर यू कैन से कि इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ हैं उनको देखें। फिर अगर साथ आपके पास प्लांटेशन नहीं है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपकी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो इश्यूज़ बड़े सीरियस हो रहे थे। तो उसको राइटली प्राइम मिनिस्टर के विजन में वो चीज़ फोकस में आई कि मैं मतलब एक तरतीब से चीज़ों को लेके चलूँ जिससे आप कह लें कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और लॉन्ग टर्म हो, 30 से 40 साल तक बड़ी ग्रोथ लें। उससे हमने ये 3 आपने मिसालें देखी हैं कि अब फूड की हम बात करें, पहले पानी की मैंने बात की है कि पानी पे सर हम 138 मिलियन एकड़ फीट में एक एक कतरा, वज़ीर-ए-आज़म का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसमें एक एक कतरा पानी का सेव कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो चेंजेस हैं इसमें एक डिफरेंस है जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में और पुरानी ज़राअत में। पुरानी ज़राअत हमारे पास अनफॉर्चुनेटली गुजारा ज़राअत थी, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। हमने बेसिकली इसको सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ लेके जा रहे हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर में यू कैन से, और फिर हमारे यहाँ अगर देखें तो हमारे यहाँ बात होती मतलब मैंने बड़ी मीटिंग्स जो हैं, कैबिनेट की मीटिंग्स देखें, बड़े लोगों की मीटिंग देखें, आपके थिंक टैंक की कभी जिक्र करें, कभी यूनिवर्सिटी में सेमिनार देखें, तो आप कह लें काटन और गंदम और तीसरा चीनी, इन 3 की बात होती है। कभी आप कह लें कि और इस वक्त दुनिया में अगर ओवरऑल देखें तो मतलब हम इसे शुरू करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से शुरू करें, फिर मेज़ की बात कर लें, राइस की बात कर लें, सोयाबीन की बात कर लें, एडिबल ऑयल की बात कर लें, गोश्त की बात कर लें, पोल्ट्री की कर लें, तो यहाँ पे ये जो फूड, फीड एंड फाइबर,
ज़राअत का काम है फूड, फीड एंड फाइबर देना। फूड, फीड एंड फाइबर में काटन, गंदम और चीनी, इन तीनों का मिला के जो शेयर बनता है वो 5% है। इट इज़ नॉट मोर देन 5%। ये जो ज़राअत का GDP है, इसमें इस GDP में जो शेयर बनता है टोटल वो 5% है। सो हमारे यहाँ सारी मीटिंग यहाँ से, बल्कि ज़्यादा काटन का भी जिक्र कम होता है, ज़्यादा चीनी ठीक है कि नहीं ठीक, और गंदम, आटा और चीनी इस पर मीटिंग सारी ख़त्म हो जाती थी। सो हमने इसको रीडिज़ाइन किया अपनी ज़राअत को। रीडिज़ाइन करने में हमने ज़राअत के लफ्ज़ को छोड़ के हम सीधे चले गए फूड पे, कि फूड इज़ द डेस्टिनेशन। ज़राअत इज़ एग्रीकल्चर इज़ ए व्हीकल जिसके थ्रू आपने पूरा करना है, टारगेट को पूरा करना है। डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल जो है वो फूड है। फूड में अगर आप देखें तो फूड में जो नई ज़राअत है उसमें सबसे बड़ा जो ग्रेन है आपके पास वो मेज़ है, 1150 मिलियन टन। 1150 मिलियन टन के साथ जो नंबर 1 जो आपके पास ग्रेन है वो मेज़ है। नंबर 2 आपके पास आता है, यू कैन से वीट, 826 मिलियन टन। नंबर 3 पे आपके पास चावल है, वो 480 मिलियन टन के लगभग। फिर उसके अगर पैसों के हिसाब से देखें तो इसके आसपास ही आपका सोयाबीन एक बड़ी क्रॉप होगी। फिर ओवरऑल अगर एडिबल ऑयल देखें तो एडिबल ऑयल जो है ये इनसे बड़े हो गए। फिर आपका मीट देखें तो मीट तकरीबन 350 मिलियन टन दुनिया में, ये बड़ी मतलब हाई वैल्यू एक चीज़ बन जाती है। सो अगर हम ओवरऑल इस चीज़ को मतलब फूड को ओवरऑल इसका इनकम्पास करें, इसका अहाता करें, तो फूड में सर ये है कि नापा जाता है कि दुनिया में कैलोरीज कितनी लेते हैं लोग। तो डेवलप्ड वर्ल्ड में दुनिया लोग 3500 कैलोरीज, 3400 कैलोरीज पर कैपिटा पर डे खाते हैं, और हम 2100 खा रहे हैं, और दुनिया की एवरेज 2900 है। हम दुनिया से 38% एवरेज पर कैपिटा खुराक कम खा रहे हैं। तो वो जो कैलोरीज लेनी कहाँ है, वो 60% आपने कार्बोहाइड्रेट से लेनी है, 30% आपने फैट से लेनी है, 10% प्रोटीन से लेनी है। तो वो सर हमारा टोटल फोकस कार्बोहाइड्रेट्स पे था। हमने फैट्स पे भी फोकस नहीं किया, 1970 से इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमने एडिबल ऑयल को उस तरह फोकस नहीं किया। फिर हमने प्रोटीन पे फोकस नहीं किया। सो आज जो वज़ीर-ए-आज़म का विजन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, इसमें फ़ैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, इस पर इक्वल फोकस। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे फोकस। फिर आपकी सुपर फूड से कहा जाता है, जो आप कह लें हाई वैल्यू जो आपकी फूड्स हैं, जिसमें आपका अदरक है, जिसमें आपका मतलब आप कह लें एवोकाडो है, जिसमें आपकी काली मिर्च, इलायची, ये वो सारी, चाय है, कॉफ़ी है। सुपर फूड की दुनिया में मार्केट इसमें $57 बिलियन है। ये मार्केट फ्यूचर में बढ़ती हुई, ये कहा जाता है कि बड़ी जल्दी ये मार्केट की मेडिसिनल प्लांट्स और ये मिला के ये 1100 बिलियन, 1100 अरब डॉलर की मार्केट होने जा रही है। सो दुनिया की फिर मीट, हमारे पास दूध हमारे कल्चर का हिस्सा है। हम चाय शाय पीते हैं। सो चाय शाय का आप सिंपल अंदाज़ा करें कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दूध सिंधी पीते हैं, 244 लीटर। उसके बाद पंजाब वाले 185 लीटर पीते हैं, और आपका ये जो क्या नाम है केपी के सबसे कम दूध पीता है 6 लीटर साल में, ठीक है। और बलूचिस्तान जो है ये भी तकरीबन 120-30 लीटर पीते हैं। वजह ये कि सिंधी चाय ज़्यादा पीते हैं, बलोच कावा, ये पठान कावा पीते हैं, तो उनका वो मिल्क। सो हमारे कल्चर का पार्ट है ये दूध। चाय के साथ हम दूध पीते हैं, तो ये 200 लीटर ये है हमारे यहाँ इस वक्त। और जस्ट आप गौर करें कि एवरेज हम 200 लीटर दूध पीते हैं। 100 रुपये लीटर आता है, 20,000 रुपये का एक बंदा साल में दूध पीता है। हम 6,500 रुपये का आटा खाते हैं। हम सारा दिन आटे की बात करते हैं, मीडिया भी सारा दिन आटे की बात करता है। 6,500 का पर कैपिटा साल में आटा खाते हैं, और हम 20,000 का दूध पीते हैं। हर रोज़ सुबह में जाली मिलता है, हर रोज़ सुबह में महंगा मिलता है। दुनिया पूरी में सबसे महंगा दूध हमारे पास है, महंगा मिलता है, जाली मिलता है, और हम उसकी जिक्र नहीं करते। सो हम चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करना या गौर नहीं करते। सो हमने टोटल आप कह लें कि फूड के सेक्टर को लेके पूरा उसका आप कह लें कि एनालिसिस करके उसके मुताबिक हमने फिर देखा कि हमारे पास वसाइल क्या है। वसाइल में सर हमारे पास 5.5 करोड़ एकड़ ज़मीन आबाद है। टोटल ज़मीन हमारे पास 22 करोड़ एकड़ है। हमारे पास पानी 138 मिलियन एकड़ फिट है, और हम 13 सर्व करते हैं। सो हमने तय किया कि हम इस मुल्क को पूरे के पूरे को ग्रीनीफाई करेंगे।
जहाँ कहीं पौधा उग ना सके, जानवर रह ना सके, इंसान सरवाइव ना करे, उसको छोड़ के बाकी तमाम ज़मीन पे हम फसल उगाएंगे, बाग उगाएंगे, हम जंगल लगाएंगे, हम चरागाह बनाएंगे, हम मछली फार्म बनाएंगे, हम पाम ट्रीज़ लगाएंगे, हम वहाँ पे कोई ना कोई उस इलाके के हिसाब से सूटेबल पौधा जब लगाएंगे। ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है। एक एक कतरा पानी, एक एक इंच ज़मीन। उसमें हमने जब मैपिंग की है प्लांट, मतलब हमने पूरे पाकिस्तान की मैपिंग करके यहाँ आए हैं। मैपिंग में इस वक्त जो एडिबल ऑयल कई साल से हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, हमारे पास सर 1 करोड़ एकड़ है जिस पे जैतून के दरख्त लगाए जा सकते हैं, हाईली सूटेबल है। उसमें 25 ज़िले बलोचिस्तान के हैं, उसमें 6-7 ज़िले आपके केपी के हैं, 4 ज़िले आपके पोठवार के हैं, बाकी उसका GB है सारा, आपका कश्मीर है सारा। जहाँ जहाँ ऑलिव लग सकता है 2.5 लाख एकड़ पर एकड़ ये इनकम देता है। दुनिया का सबसे अच्छा मतलब सुपर फूड में आता है ये, ठीक है। हमारे पास को 1,58,000 एकड़ ऐसी ज़मीन है जिसमें चाय होती है। हम सदियों से चाय इंपोर्ट किए जा रहे हैं, हम अदरक सारा इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम लेके आए हैं। इस पर क्या नाम है, ये जो टिशू कल्चर बीज अपना लोकल तैयार कर रहे हैं, उसका केले का टिशू कल्चर हमने लोकल तैयार किया। इसकी जानवरों की नस्ल, हमारी गाय 4 करोड़ 90 लाख गाय दूध थोड़ा देती है, दुनिया में दूध देती है गाय को 9,000 से 10,000 हम देते हैं, हमारी गाय देती है 1,500 लीटर दूध देती है। अब 1,500 लीटर वाली को आप 10,000 वाली से लेके आपका पूरा सिस्टम इनएफिशिएंट है। 3 करोड़ लोग जानवर पालते हैं, 3 करोड़ जानवर लोग, अच्छा अब आपकी गाय उतना ही चारा खाए, उतना ही पानी पिए और दूध थोड़ा दे, तो ना पैदा करने वाले को फ़ायदा, लेने वाले को महंगा मिलता है, पैदा करने वाले को पैसे नहीं बचते, इकानमी में उसकी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो हो जाती है या माइनस हो जाती है। सो हमने एक जो जिसे कहते हैं एक कोना, एक जो एवेन्यू है इसका फूड का, एक एवेन्यू जो है या एक इंच ज़मीन का, उसको सबको इकट्ठा करके तो हमने फैसला किया कि हमने करना क्या इस मुल्क में। सो आप लोगों से जो गुजारिश है, हम करने क्या जा रहे हैं, टारगेट हमारा क्या है वो सुन लें, और उसमें जो आपसे हम मदद मांगेंगे वो फिर आपको लॉजिकल लगेगी कि हम आपसे मदद क्या मांग रहे हैं या आपको दावत क्या दे रहे हैं। हमारे पास सर इस वक्त खुराक की सूरत देखें तो हमने फैसला किया है कि 7 ईयर में हम दुनिया में जो गरीब और अमीर मिल के एवरेज खुराक खाते हैं हम उसके बराबर आएंगे। इस वक्त हम 38% पीछे हैं। एक हमने ये करना है कि 38% का गैप फिल करना है, नंबर 1। नंबर 2 है कि हम $8 अरब की इंपोर्ट कर रहे हैं। ये $8 अरब की इंपोर्ट को ख़त्म करके हमने नेट एक्सपोर्टर बनना है। थोड़ा बने या ज़्यादा बने, 7 साल में हमने एक्सपोर्टर बनना है। 2 बातें हो गई। तीसरा, 7 साल में आपकी आबादी बढ़ जाएगी को 18.5%। 18.5% जो आबादी है उसके लिए आपने फूड पूरी करनी है। इन तीनों फिगर्स को अगर $8 अरब को और 18% को और 38% को इकट्ठा करें तो इट्स अराउंड 70%। सो हमारे पास टारगेट चैलेंज ये है कि 7 सालों में 70% हमने खुराक ज़्यादा पैदा करनी है। ये शुरू में 4-5% पे हम ग्रो करेंगे, और जो इस वक्त चीज़ें हम लगा रहे हैं जब ये फल देना शुरू करेंगी तो हम चले जाएंगे क्योंकि 10-11% एनुअल ग्रोथ पे। और इतनी बड़ी जब आपने खुराक पैदा करनी है तो उस खुराक को स्टोर करना है आपने, उस खुराक को हमने प्रोसेस करना है, उस खुराक को सारा साल आपने अवेलेबल रखना है, उस खुराक को आपने सारे साल के लिए इंडस्ट्री के लिए मटेरियल तैयार करना है, रॉ मटेरियल तैयार करना है, और फिर आपने अपने लोगों के लिए तैयार करना है। फीड की बात कर लें, फीड इस वक्त बहुत बड़ी, आप कह लें कि आपको बड़ा प्रॉमिसिंग फील्ड है इस वक्त, आप कह लें कि सेक्टर जो है फीड के वाले से, मतलब सिंपल एक आप अंडरस्टैंड करें कि फ्यूचर होगा क्या, कि दुनिया में जो गोश्त है 36% गोश्त पोर्क का आता है, 36% इज़ फ्राम पोर्क, 35% फ्राम पोल्ट्री, और बाकी 29% बाकी सारे गोश्त मिल के आते हैं। हमारे यहाँ जो पोर्क नहीं है तो हमारी पोल्ट्री पे ज़िम्मेदारी कितनी बड़ी है, यू कैन इमेजिन कि हमारी पोल्ट्री पे कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये फ्यूचर की पोल्ट्री होगी क्या, जब आप इस वक्त आप खा रहे हैं कोई 32 किलो गोश्त खा रहे हैं सालाना, दुनिया को हम बल्कि 30 किलो खा रहे हैं, दुनिया 42 किलो खा रही है एवरेज। अंदाज़ा ये कि दुनिया चली जाएगी 50 किलो पे, हम 40 से ऊपर चले जाएंगे। सो जो जिस सब हिसाब से आपकी, और ये सारी जिम्मेदारी आपकी पूरी करनी है पोल्ट्री ने। सो उसके लिए फीड चाहिए। हमारी पोल्ट्री और एनिमल को 40 मिलियन फीड चाहिए, 40 मिलियन टन फीड चाहिए। हम इस वक्त 13 मिलियन टन पैदा कर रहे हैं। हम ना सिर्फ खुद अंडर नरिश्ड हैं, हमारे जानवर भी अंडर नरिश्ड है। सो उसको भी हमने फीड करना है। सो हमारा फिर तीसरी बात कि टेक्सटाइल को जो हमने दिया है पैकेज, टेक्सटाइल की 14 रुपये यूनिट बिजली होती थी, हमने की है पहले 7.5, अब 9 रुपये है। फिर हमने इसका आप कह लें कि 9 सालों में टेक्सटाइल को जो ड्यूटी रिबेट मिला, एक्सपोर्ट ड्यूटी का,
वो 66 अरब रुपये मिला। हमने 3 सालों में दिया 115 अरब रुपये। जो आपको सालाना 7 अरब रुपये मिलता था, अब हम तकरीबन 39 अरब रुपये सालाना हमने 3 सालों के हिसाब से हमने ड्यूटी रिबेट दिया है। सो पिछले जो 2011 से आपकी एक्सपोर्ट रुकी थी $13 अरब और $12 अरब, इस साल $15.5 अरब चली गई और अगले साल ये 20 पे जाएगी। टेक्सटाइल वाले, अपना वाले बड़े कॉन्फिडेंट है कि उससे अगले साल 26 पे ले जाएंगे। सो तीसरा हमारा टारगेट ये है कि अपनी टेक्सटाइल के लिए कम से कम 80% हम लोकल काटन पैदा करें। लिहाजा 70% फूड ज़्यादा पैदा करना और ये जो काटन की जो डिमांड बढ़ रही है इसको पूरा करना, ये करेंगे तो हमारे पास एक बड़ा चैलेंज है और बड़ी प्रोडक्शन आएगी। आपसे गुजारिश है कि सरमायादार आप हैं, एक्सपर्टीज़ आपके पास हैं, तजर्बा आपके पास है, आप एक तो फूड प्रोसेसिंग में आए। फूड बड़ी पैदा होने जा रही है, फूड प्रोसेसिंग में आए। हम इस वक्त जो बात आप कर रहे थे, हाजी असलाउद्दीन साहब बात कर रहे थे कि हम व्यापारी से या मिडल मैन से उसका आप कह लें कि जो इस्तेसाल है या एक्सप्लोइटेशन है वो कम कर रहे हैं। वो स्कीम ये है कि हम 900 स्टोर बना रहे हैं, 900 स्टोर 180 अरब रुपये के बना रहे हैं। 40 अरब का हमने बजट रखा है सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए। आपको स्टेट बैंक कर्जा देगा इंटरेस्ट फ्री। 70% आपने आपका 10 करोड़ लगता है। मुल्तान से मनाजिर आप देख रहे हैं। मुआविन खुसूसी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इकबाल चीमा यहाँ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं ज़रई शोबे के हवाले से, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। उन्होंने कहा कि अब की दफ़ा रिकॉर्ड पैदावार हुई है बहुत सारी फसलों की। ज़रई अजनास में जो इजाफ़ा है उसके लिए हम यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की पूरी टीम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। ज़रई शोबे पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। किसान को हम खुशहाल देखना चाहते हैं और इसके लिए बहुत सारे इक़दाम वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर उठाए जा रहे हैं। जनाज़ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। बस चलते चलते आपसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्रिकेट के हवाले से ज़रूर जिक्र करें, गो कि कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं है। पाकिस्तान पहला वनडे जो है वो इंग्लैंड से हार गया है। हालांकि इंग्लैंड की BC टाइप की टीम थी, जिस यानी कप्तान जो उनके जब टॉस के बाद बात करने आए तो उनको अपने खिलाड़ियों के नाम नहीं पता थे, यानी पूरी की पूरी 11 जो है वो नई तब्दील हुई थी। लेकिन बहरहाल पहले वनडे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली है और शिकस्त भी बड़ी शर्मनाक सी हुई है आसमा, और उसमें 141 रन पाकिस्तान ने बनाए। पूरी की पूरी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई। फ़खर जमान सिर्फ वाहिद एक 47 रन बनाकर कुछ काबिल ज़िक्र कारकर्दगी दिखा सके। कप्तान बाबर आजम है, इमामुल हक है, ये तो बगैर कोई रन बनाए ही पवेलियन वापस लौट गए थे। लेकिन बहरहाल जवाब में इंग्लैंड ने मजीद जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए एक तो बॉलिंग में की, दूसरी बैटिंग में की। 22वें ओवर में ही 142 रन का हदफ जो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था वो जनाब हासिल कर लिया और इस तरह 1-0 की बर्तरी हासिल की। सीरीज आपको PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। दूसरा वनडे मैच जो है आसमा वो कल खेला जाएगा और तारीखी मैदान में मदर ऑफ क्रिकेट जिसको ग्राउंड को कहा जाता है लॉर्ड्स में खेला जाएगा दूसरा वनडे। बाबर आजम काफ़ी पुरुमीद हैं कि बेहतरीन परफॉर्मेंस हम दे के कम बैक कर लेंगे, लेकिन बहरहाल लेट्स सी कि क्या होता है। जी मुश्किल लगता है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और आसमा इकबाल को दीजिए इजाज़त। कल शाम ठीक 6 बजे इसी न्यूज़ शो के साथ हम आपसे दोबारा मिल रहे होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।